जय हिंद दोस्तों। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यह बिहार स्टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। हिंदी को राजभाषा, जो कि यह संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और सत्तम वर्ग विभाजन किस विद्वानों ने किया था। तो ये किया गया है, ये आश्लोकी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आश्लोकी के द्वारा केतुम और सत्तम वर्ग का विभाजन किया गया है, जो कि ये भारतीय विद्वान हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत की संपर्क भाषा है। इसमें बताना है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पूर्वी हिंदी का बोली कौन सा नहीं है। तो बताना है कि इसमें पूर्वी हिंदी का बोली कौन सा नहीं है। तो ये मैथिली, मैथिली ये जो कि बिहारी का बोली है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। मैथिली ये बिहार का बोली है, जो कि ये पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें बताना है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 11 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मात्रा या उच्चारण के स्थान पर स्वर कितने भेद हैं। तो मात्रा या उच्चारण के स्थान पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 3 भेद होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो इसमें अमावस्या, अमावस्या जो कि ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अमावस्या ये शुद्ध वर्तनी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि विरहड़ी, विरहड़ी जो कि ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें दिया गया है शुद्ध वाक्य मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, जो कि ये सही है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है मैतेक्य में संधि है। तो मैतेक्य में कौन सी संधि है। तो इसमें वृद्ध संधि है। तो मैतेक्य में वृद्ध संधि है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है निर्धन का संधि विच्छेद होगा। तो निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निधन धन, निधन धन होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है ईश्वरीय किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ईश्वरीय किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये पार्वती का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ईश्वरीय पार्वती का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। तो आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आ है। तो आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रमुख में समास है। तो चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि जल शब्द है। तो जल शब्द कौन सा है। तो जल शब्द में रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जल में रूढ़ शब्द है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। तो इसमें जो शब्दों के भेद हैं वह तद्भव है, तत्सम है, देशज और विदेशज। ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि परिश्रम शब्द है। तो परिश्रम शब्द क्या है। तो परिश्रम शब्द जो है इसमें यौगिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, परिश्रम यौगिक शब्द है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि हरि का अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो हरि का अनिकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है। तो पक्षी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पक्षी जो कि ये हरि का अनिकार्थी शब्द नहीं है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, पत्राचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पत्राचार में कौन सा प्रत्यय है? तो आचार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आचार, जो कि ये पत्राचार में प्रत्यय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी के कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसमें बताना है कि हिंदी के कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, हिंदी के कुल 11 सर्वनाम हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेरा कुत्ता काला है, वाक्य में काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो वाक्य में जो काला शब्द है वह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, विधेय विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना शब्द क्या है? तो टहलना वाक्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वाक्य में टहलना शब्द क्या होता है? तो टहलना जो कि क्रियार्थक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्रियार्थक संज्ञा है टहलना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो कर्म वाच्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कर्म वाच्य है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, फटाफट किस प्रकार का अव्यय है? तो फटाफट किस प्रकार का अव्यय है? तो ये जो है रीतिवाचक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रीतिवाचक अव्यय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, वाक्य में कुछ शब्द है, तो वाक्य में कुछ शब्द क्या है? तो इसमें विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई शब्द है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, वाक्य का प्रकार एक प्रकार नहीं है, तो वाक्य का प्रकार एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा? तो उपवाक्य। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपवाक्य। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, वाक्य कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, वाक्य में अशुद्धि है, तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, वाक्य में अशुद्धि है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें जो कि विद्या ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, विद्या अशुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है, बछड़े बाछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बाछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये होगा अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अत्यंत प्रसन्न होना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकवाक्य का सही अर्थ है, तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकवाक्य का सही अर्थ क्या होता है? तो अकेले मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो इसमें बताना है कि अर्थालंकार कौन सा है? तो रूपक, रूपक अलंकार जो कि ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए
तब कौन सा अलंकार होता है? तो उस समय उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह चिड़िया जो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो वह चिड़िया जो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो संसार में निडरता पूर्वक रहना, जो कि ये सही है। स्वयं पर विश्वास करना, तो ये भी सही है। अकेले में खुशी से रहना, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि हमको बुद्धूहीन निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो इसमें बताना है कि पंक्ति किस रचना से संबंधित है। तो ये किस रचना से संबंधित है? तो ये चाँद से थोड़ी सी गैपे, चाँद से थोड़ी सी गप्पे, जो कि ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कौन सा टिकट लेता है? तो राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कौन सा टिकट लेता है? तो ये लेता है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, फिनलैंड का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम किससे संबंधित है? तो पिता के ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। पिता के पत्र पुत्री के नाम किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है, विदेशिया का प्रचार किस बोली में हुआ है? तो विदेशिया का प्रचार ये भोजपुरी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है, परनकुट्टी करिहव गीत है, तो पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित है। परनकुट्टी करिहव गीत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है, किशन किस कहानी का पात्र है? तो इसमें बताना है किशन किस कहानी का पात्र है। ये दादी माँ का पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दादी माँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है? तो रक्त और हमारा शरीर ये जो कि निबंध का है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, निबंध विधा का रचना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि चिड़िया की बच्ची शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम बताएं। तो चिड़िया की बच्ची शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम बताएं। तो कौन से हैं? तो जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जैनेन्द्र कुमार। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक तिनका शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो एक तिनका शीर्षक के रचनाकार कविता कौन है? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक तुनुक मिजाज हो गया, धनराज शीर्षक साक्षात्कार की रचनाकार का नाम बताएं। तो इसमें कौन है? तो विनीता पांडे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, विनीता पांडे हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि भरत की पत्नी का क्या नाम है? तो भरत की पत्नी का क्या नाम था? तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, मांडवी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि महाराजा दशरथ के महामंत्री का क्या नाम था? तो महाराजा दशरथ के महामंत्री का नाम सुमंत था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सुमंत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष तक रहे? तो ये दंडक वन में कितने वर्ष तक रहे थे? तो ये 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 10 वर्ष तक रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? तो सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बाली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है, भगवान राम की सेना में वह कौन सा बानर था जो समुद्र तल पर पुल बना सकता था? तो ये नल और नील थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, नल और नील थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि गंगा का विवाह किससे हुआ था? तो गंगा का विवाह शांतनु से हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, शांतनु से हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि त्रिगांडक
चांगद और विचर्वीय। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि चित्रांग और विचित्रवीर के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके माता पिता का नाम सत्यवती शांतनु था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सत्यवती शांतनु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रानी अंबालिका की दासी की कोख से किसका जन्म हुआ था? तो रानी अंबालिका की दासी की कोख से किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था विदुर का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, विदुर का हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह कथन किस पात्र का है? ये कथन जो है धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही, धृतराष्ट्र का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि पांडवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? तो पांडवों को सेनापति ये बनाया गया था धृष्टद्युम्न को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक का नाम बताएं। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कौन थे? तो कामतानाथ थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही, कामतानाथ थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपरोक्त विचार बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य किसके पात्र के मन में उत्पन्न हो रहा था? ये हो रहा था लेखक के। ऑप्शन नंबर पहला सही है, लेखक के मन में उत्पन्न हो रहा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि भगवान के डाकिये शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। ये रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि कामचोर शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम बताएं। तो कामचोर शीर्षक कहानी के रचनाकार इस्मात चुगताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागनी सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावत पिच पिच, दे तिन माखन रोटी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रचनाकार के नाम बताइए। तो इसमें रचनाकार के नाम पूछा है। इसके रचनाकार हैं सूरदास। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सूरदास हैं इसके। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की है? ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सिंधु का दूसरा नाम है। तो सिंधु का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु का दूसरा नाम इंडस है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सिंधु का दूसरा नाम क्या है? इंडस है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। यह किस विद्वान के द्वारा उल्लिखित कथन है? तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? तो राजा राम मोहन राय ये किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये सती प्रथा पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। युक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा गया है? ये कौन से लेखक हैं? हेलेन केलर हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हेलेन केलर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि बसंत भाग 1 के पाठ नौकर में श्रीमती पोलक कौन थी? तो बसंत भाग 1 के पाठ नौकर में श्रीमती पोलक कौन थी? तो ये थे गांधी जी के मित्र की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। युक्त काव्य पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है? ये संग्रहित किया गया है मुकुल में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही, मुकुल में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि संदेह हमें भी है, आप अब इस बार बराबर ध्यान रखिएगा। यह कथन बसंत
भाग 1 के किस पाठ से उद्गृत है? तो ये किया गया है पार नज़र के। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पार नज़र के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह प्रतिज्ञा पूर्ण पाठ किसका है? तो ये प्रतिज्ञा पूर्ण पाठ कृपाचार्य का है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कृपाचार्य का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है? तो व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण होता है कि दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वहन करना, जो कि ये व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो आज हम लोग 75 ही क्वेश्चन तक देखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।